नमस्कार, मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज का सवाल जितना सीधा है उतना ही बड़ा और हर कोई इसका जवाब भी जानना चाहता है। सवाल इंडिया का यह है कि क्या कभी भी पलट सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस सीज फायर में क्या अभी भी फायर बाकी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर क्या सीज फायर को लेकर भरोसा किया जा सकता है? क्या ईरान और अमेरिका इस सीज फायर के दौरान अमल करेंगे एक प्लान पर या हमले करेंगे एक दूसरे पर? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दुनिया सांसें थामकर इंतजार कर रही थी कि सुपर पावर अमेरिका क्या सच में बटन दबा देगा। व्हाइट हाउस से धमकियां ऐसे निकल रही थी जैसे पलक झपकते ही दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। शब्दों को याद कीजिए जरा, सभ्यता मिटा देंगे, एक पूरी सिविलाइजेशन मिटाने की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ये रात आखिरी रात होगी ईरान की, ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही। अब ऐसी भाषा जो कूटनीति की किताबों में नहीं बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में सुनी जाती है, वो बार बार सुनी गई। आखिर हुआ क्या? धमकी ट्रंप की थी, लेकिन शोर ट्रंप की जीत का है क्या? खास तौर पर तब जबकि ट्रंप इस समझौते के बाद फिर से कह रहे हैं कि वो किसी भी वक्त जंग में लौटने के लिए तैयार हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध का धुआं छटने के बाद ईरान का कद पहले से बड़ा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जिसके एक इशारे पर हुकूमतें बदल जाती थी, क्या आज वही अमेरिका सिर्फ डेडलाइन देने तक सिमट कर रह गया है? ईरान के हौसले देखिए जरा, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, आज खुद को दुनिया का नया सुपर पावर घोषित कर रहा है, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। उसने सीधे अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया और अमेरिका को लेकर एक ऐसी छवि बन गई कि युद्ध के मैदान में टिके रहना ट्रंप के लिए आसान नहीं रहा है। अब विडंबना देखिए, जो अमेरिका पूरी दुनिया को डरा रहा था, आज उसी अमेरिका की सड़कों पर खुद ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां की जनता पूछ रही है कि हम एक अंतहीन युद्ध की आग में क्यों झोंके जा रहे हैं? क्या सभ्यता मिटाने की धमकी देना एक जिम्मेदार महाशक्ति को शोभा देता है? ईरान की गलियों में आज जश्न है और वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि महाशक्ति का इकबाल अब खत्म हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य टकराव था या फिर यह उस नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां धमकियां अब काम नहीं आती? तो शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। क्या अमेरिका सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है? बात इसकी भी करेंगे। क्या ईरान को यह आत्मविश्वास दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी है? कहीं इस युद्ध विराम में किसी बड़े युद्ध के बीज तो नहीं छिपे हुए हैं? सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये तेहरान की सड़कें हैं, जहां का शोर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रहा है। इसे ईरान एक नई सुबह कह रहा है और समर्थक एक नए सुपर पावर का उदय। भारत में जब लोग आज सुबह सोकर उठे तो राहत भरी खबर आ चुकी थी। हमले की डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले यानी भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान पर हमला नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तौर पर तत्काल खोलने की शर्त पर मैं ईरान पर हमले को 2 हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हूं। अमेरिका की आधिकारिक घोषणा के बाद सुबह 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई। उन्होंने पोस्ट किया, मैं ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूं, अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी और 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। युद्ध तो रुक गया, लेकिन इस युद्ध ने ये भी बता दिया कि हार जीत का फैसला सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, तो वहीं अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से विरोध के स्वर उठे, इसे भी ट्रंप पर बने दबाव का कारण माना जा रहा है। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। 40 दिन चले युद्ध में अमेरिका जीता या फिर ईरान? सवाल इंडिया का यह कि ईरान को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है क्या? क्या अमेरिका की साख कमजोर हुई? क्या दुनिया का पावर सेंटर बदल रहा है? इस युद्ध के बाद ये चर्चाएं बहुत तेज हैं। क्या ट्रंप अभी भी अपने फैसले से पलट सकते हैं? जिस सवाल के साथ मैंने आज की बहस की शुरुआत की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि ईरान पर
फिर से हमले शुरू हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। पाकिस्तान से आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से, साथ ही डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी साहब ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस्लामिक स्कॉलर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ सऊदी अरेबिया से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज की खबर, जब सुबह लोग उठे तो दुनिया भर में चर्चा ये थी, क्या सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप मान गए, किन शर्तों पर मान गए, हुआ क्या, किसने कराया, ये सारे सवाल आज सुबह दुनिया भर के देशों में चर्चा का विषय थे। अब मैं सबसे पहले यही बात पूछना चाह रही हूँ प्रभुदयाल जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, जरा ईरान और अमेरिका के गेस्ट को लाइए स्क्रीन पर। मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछ रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने, मैं अमेरिका नहीं कह रही, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने ये समझौता कर लिया, ये सीज फायर हो गया है, पर ये सीज फायर की फायर बाकी है क्या अभी भी? ट्रंप पे विश्वास करना बहुत मुश्किल। हाँ, वो कह जरूर रहे हो कि हमने 2 हफ्ते का सीज फायर कर दिया है और हम चाहते हैं पीस डील, लेकिन वो अपनी बात से पलट भी सकते हो, ऐसा करते आए। तो ये अंदाजा लगाना कि वाकई में एक तरह से युद्ध विराम हो गया है, ये मुश्किल होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई छिड़े और आगे बढ़ती रहे, लेकिन इसमें जो एक ऐसा प्लेयर है डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या कर बैठे इसका अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल होता है। और वो कहें कुछ, क्या जरूरी है वही करेंगे, ऐसा नहीं, कहते कभी कुछ है करते कुछ और है। सबसे बड़ी एक बात यह है कि उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और ये युद्ध उनको भारी पड़ रहा है। इस वजह से अमेरिका की जनता, जैसे आपने जिक्र किया, सड़कों पे आ गई है इस युद्ध के विरोध। अब नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि हमारे अमेरिकी अगर मेहमान जुड़े हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाइए, हमारे ईरानी जो मेहमान हैं उन्हें भी स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि हम उनको भी दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर होने के बाद ईरान में जीत का जश्न बन रहा है। अब ईरान में जीत का, हमारे अमेरिकी मेहमान, मैं ज़रा बताना चाहती हूँ कि धीरज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अमेरिका से सीधे जुड़े हुए हैं, धीरज जी ज़रा बताइए, जश्न ईरान में क्यों मच रहा है? लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं, अभी भी नारे लग रहे हैं, डेथ टू अमेरिका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आप इमेजिन करिए कि ह्यूमन शील्ड के लिए लोगों का एग्री कर पाना या गवर्नमेंट का लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाना कितनी डेस्परेशन की चीज़ दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, पाउंडिंग ईरान में बहुत ही इंटेंस है, बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप कि पीस उस एरिया में आए 2 हफ्ते के लिए और उसके बाद फर्दर निगोसिएशन हुए, तो कोई भी राष्ट्र इस बात को सेलिब्रेट करेगा। और तीसरी बात हम बार बार भूल जा रहे हैं कि IRGC की जो ग्रिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे। और रिसेंटली जो खबरें आई थी वहाँ पे हूती और इराकी मलिशिया भी इनवाइट किए गए थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक के अंदर भी थोड़ा डिसेंट दिख रहा था। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशंस हैं। और मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग, क्योंकि इस सारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान एक कॉमन आदमी जो ईरान का था उसका हो रहा है, और दुनिया की हर किचन के हर पर्सन के पर्स के ऊपर इस लड़ाई से मार पड़ रही है। मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ा हूँ, तो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आई कैन टेल यू इन सेकंड राउंड। दैट्स व्हाई हमारी मार्केट्स अभी प्री फ्यूचर भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं और भारत में भी अच्छा वो दिख रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी फ्रेजाइल ट्रूथ इफ आई मे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, आप बोलिए, इफ आई मे से मत कहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद ही ये कह रहे हैं। जब जेडी वैंस कह रहे हैं इट्स अ फ्रेजाइल ट्रूथ, तो आप तो कह ही सकते हैं, उन्होंने ये बोला। और जब वो ये बोल रहे हैं तो क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस सीज फायर में कभी भी सीन बदल सकता है? ये इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, बदल सकता है, क्योंकि जैसे कि ईरान ने कंपनसेशन मांगी है एज अ टोल, उस पर मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में कोई एग्री करेगा। और दूसरा, जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, जब तक वो वहाँ से नहीं निकाला जाएगा तब तक इजराइल के ऊपर थ्रेट रहेगा, सऊदी पे और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे थ्रेट रहेगा, और हमारे एलाइज के ऊपर थ्रेट रहेगा।
तो कहीं ना कहीं वो एक एरिया है जिसके ऊपर पेच फंसेगा। और तीसरी जो लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको पता होगा सीज फायर के बाद भी उन्होंने मिसाइल्स दागी हैं जो इजराइल पे गिरी हैं, कुछ यूएई पे गिरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चेन ऑफ कमांड भी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, फॉलो थ्रू। और आर्मी के यहाँ पे जर्नल्स बैठे हैं, शायद दे कैन कॉमेंट मोर ऑन इट, कि उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि कंडक्शन में भी डिले है जब तक उनके मेन लोगों को पता लगता है, और जब ग्राउंड पे सीज फायर इम्प्लीकेशन हो रहा है उसमें भी लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं और मैं आपको फर्स्ट हैंड बताता हूं। फ्रेजाइल ट्रूथ जब आप कहते हैं, नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ गए ईरान से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुझे अमेरिका और ईरान स्क्रीन पर दीजिए जरा। मैं रिजवी साहब, पहले तो मैं कहूं कि बहुत अच्छी खबर है कि ये सीज फायर का ऐलान हो गया है इस युद्ध पर। भले ही ये युद्ध आपके और अमेरिका के बीच चल रहा है, लेकिन इसकी नजर तो पूरी दुनिया की है। लेकिन इस पर भरोसा कर रहा है ईरान, इस सीज फायर पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आदाब अर्ज करते हैं आप सब लोगों को और तमाम व्यूअर्स को। देखिए, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ मीडिया में, फिर आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप जो है ईरान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि सब लोग उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ईरान साइड। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने ये जो 2 हफ्ते की मोहलत दी है अमेरिका को ताकि बातचीत हो सके, उसमें साफ तौर से कहा है कि हमने जंग नहीं रोकी है, जंग का मैदान बदल गया है, जंग का मैदान मिलिट्री से हटके डिप्लोमेसी में आ गया है। क्योंकि अमेरिका ने जो 10 मांगे थी, 10 शर्तें थी, उसको अमेरिका मानने से इनकार कर रहा था। उसने शुरुआत यहां से हुई थी कि अमेरिका ने 15 शर्तें भेजी, उसको रिजेक्ट कर दिया ईरान ने पूरी तरीके से, किसी भी तरह की सीज फायर, किसी भी तरह की नेगोशिएशन उस पर नहीं करनी थी। फिर ईरान ने अपनी 10 शर्तें दी हैं कि उसको आगे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से वहां पे सरेंडर करते हुए उन शर्तों को माना है। तो इन शर्तों को, इन पे डिस्कशन के लिए वक्त दिया है, मोहलत दी है ईरान ने, कि अगर वो इसको मानते हैं और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, वो जितने भी शर्तें आपके सामने हैं, बेसिस खाली हों, होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास हो, कंपनसेशन दिया जाए, जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक खत्म किया जाए, इस तरह की जो 10 शर्तें हैं, इसके लिए मोहलत दी है ईरान ने अमेरिका को कि अगर उसमें किसी भी तरह की आनाकानी, किसी भी तरह का धोखा हुआ, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिजवी साहब जो कह रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरज जी, वो कह रहा है ईरान ने मोहलत दी है अमेरिका को कि आप इसको स्टडी करिए और ये सारी शर्तें होनी चाहिए। तो आपको मोहलत मिली है, ईरान को नहीं मिली है। सुन रहे हैं आप? मतलब मैम, आप तो कितनी स्मार्ट एंकर हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए? मोहलत उसको मिली है या मोहलत वो दे रहा है? ये ग्राउंड रियलिटी है। ईरान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है इस टाइम, उनकी ग्राउंड स्थिति क्या है, उनके अंदर क्राइसिस है। देखिए, मैं धीरज जी, देखिए, मैं अपने सारे मेहमानों से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपसे स्पेशली, क्योंकि आप तो ये, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि रिजीम चेंज हो गया है। हम वहां पर कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो समझदार हैं, जिन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है और कैसे उन्हें हमारे साथ डील करनी चाहिए। लेकिन जब डील हुई तो नाम आए अरागची साहब के, नाम आए पेजेश्किन साहब के, तो ये तो वही रिजीम है, वही पुराने लोग हैं। तो किससे कर रहे हैं डील? देखिए, ये सवाल मेरे लिए है। जी जी, आपके लिए है, फिर मैं बाकी मेहमान पे जाऊं। जी हाँ, देखिए, जब हमने बम्बार्डमेंट वहां पे अमेरिका ने शुरू की थी, ये डेफिनेटली इंटेलिजेंस थोड़ा फेलियर था। हमें नहीं पता था कि कितनी लेयर्स तक नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन पहले से आप ये सुन रहे हैं, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे थे, कि एक पॉजिटिव ग्ले ऑफ होप है, जिसमें कुछ कंट्री, जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि वो उसमें कुछ एक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप तो था, तभी वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे हैं। लेकिन हमने प्रेशर टैक्टिक भी बिल्ड की कि टू शो कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग, जो बार बार मीडिया में बोला जा रहा था कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग। और मैम, आपको एक चीज बता देता हूं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो हमने अफगानिस्तान में 2017 में यूज किया था, वो लेस देन अ डजन है। और यहाँ की एयर बेस के अगर आप वो पढ़े इन्फॉर्मेशन, तो देयर वाज एन एक्टिवेशन ऑफ दोज बॉम्ब्स टू। और अगर वो गिर जाते, इट्स नॉट न्यूक्लियर, बट वो बहुत अर्थक्वेक लेवल की चीजें क्रिएट करते हैं। तो प्रेशर तो बहुत था। ये बोल देना, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है ईरान की तरफ से, आयरन कर्टन है, वहां से आपको क्लियर। देखिए, आपने मोआब की बात की, आपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की बात की। मैं एयर कॉमोडोर से समझूंगी कि ये कितना घातक हो सकता था, क्या अमेरिका ये करता। लेकिन उस बीच में एक तस्वीर दिखा देती हूँ जरा।
जरा दाऊदी साहब आप भी ये तस्वीर देखिए, आरजू जी आप भी, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने ईरान की शर्त तोड़ते हुए दक्षिणी लेबनान पर जमकर बमबारी की है। अब बेरूत के रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। अब सोचिए जरा, ये सीज फायर है क्योंकि ईरान ने कहा कि हमारे साथ साथ जो बाकी संगठन है लेबनान में भी बमबारी नहीं होगी, लेकिन बमबारी तो हो रही है। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान के सिडोन में इजराइल के ताजा हमलों में 8 लोग मारे गए, 22 लोग कम से कम घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुछ ही घंटों में दक्षिण लेबनान पर हमले नहीं रुके तो उसकी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी कर देगी। तो फिर काहे का सीज फायर ये? वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। तो मैं जरा ये समझना चाह रही हूं कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कॉमोडोर, मैं जरा आपसे पूछूं, ये हो क्या रहा है? ये कैसी सीज फायर है जिसमें अभी भी बम बरस रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि नेतन्याहू के माइंड में सीज फायर का मतलब होता है कि दूसरे रुक जाएं और मैं हमले करते रहूं। चाहे वो गाजा का था, चाहे वो लेबनान के अंदर। आप देखिएगा नवंबर 2024 में लेबनान के अंदर सीज फायर हुआ था। तब से कौन एनक्लेव्स के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है? किसने अपनी आर्मी वहां भेजी है? किसने मल्टीपल बार अटैक्स किए हैं? नेतन्याहू ने किए। नेतन्याहू किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर ट्रंप को लगता है कि नेतन्याहू उनके कंट्रोल में है, नेतन्याहू एक ऐसा ब्लैक कार्ड है क्योंकि उसको मालूम है कि 1 अक्टूबर के इलेक्शन में आज उसकी पार्टी माइनॉरिटी में है, वो इलेक्शन हारने वाला है। अगर इलेक्शन जीतना है तो उसको कोई बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी जीत का एहसास देना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में। दूसरी चीज है करप्शन के चार्जेस में है। तीसरी चीज है कि उसके ऊपर इंटरनेशनल वारंट है। और चौथी चीज है कि अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो जुडिशरी के साथ उसका आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी उसको छोड़ेगी नहीं। उसके लिए युद्ध चलते रहे और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं इसके दौरान, तो शायद वो अपना वापस पावर में आ सकता है। नहीं तो उसको या अरेस्ट कर दिया जाएगा या वो देश छोड़ के भाग जाएगा, हो सकता है अमेरिका ही जाए। तो कहीं ना कहीं ये नेतन्याहू वॉर को एक्सटेंड कर रहा है। हर टाइम देखिए एस्केलेशन होती थी, चाहे वो रिफाइनरीज पे अटैक है तो नेतन्याहू ने किए, चाहे वो पार्स गैस फील्ड पे अटैक है तो उसने किए, और ट्रंप उसको कई बार पर नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं, दाऊदी साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, नेतन्याहू ये भी कहना है कि जो भारी देश हैं उनके लिए खतरा खड़ा कर दिया है। ये सीज फायर तो हो गई लेकिन खाड़ी देशों पर हमला जारी रहेगा। अगर ईरान हमले करेगा तो ये बहुत मुश्किल की स्थिति हो गई। आज कुवैत पर हमला हुआ है। देखें, सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो आज ही हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इजराइल की और लेबनान की बात करें तो इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि सीज फायर हो जाए, वॉर रुक जाए अभी फिलहाल, क्योंकि उसको अमेरिका के साथ साथ मिलके तमाम चीज़ें करनी है। और जिस हिसाब से गाजा में हुआ, जिस तरीके से गाजा में हजार लोगों की जानें गई और इजराइल उसमें कितना जिम्मेदार रहा, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल तो चाहेगा कि कैसे भी अगर पीस की बात हो रही है या कोई भी अगर शांति की बात चल रही है उसमें कोई ना कोई ऐसा मसला बना रहे। जबकि आपने अगर देखा होगा कि अगर पाकिस्तान के जरिए भी जो ट्वीट्स हैं या जो भी इसमें बातें आई उसमें लेबनान का जिक्र है कि वो उसका हिस्सा है, जिसको इजराइल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीज फायर जो होना है वो पूरी तरीके से सीज फायर हो। पहली चीज़ तो ये है कि 40 दिन के इस पूरे जद्दोजहद के बाद जब ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया एक सिविलाइजेशन पे अटैक होने की बात आई, या लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर दोनों पार्टीज किसी भी तरीके से रुकी है और अगर सीज फायर पे बात आई है जिसका पहला दिन है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और कैसे भी कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप इजराइल की तरफ से देखें, लेबनान में हो रहा हो या बीच में कहीं से भी कुछ हो रहा है, दोनों पार्टीज को समझते हुए पॉजिटिविटी इस पे बरकरार रहे और कोशिश हो कि इस कोशिश में थोड़ी सी और ज्यादा जान आए। लेकिन देखिए, अब सीज फायर के 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह कि सीज फायर हुआ तो इसमें जीता कौन, हारा कौन, किसकी जीत है। दूसरा पहलू यह है कि ये सीज फायर कितना लंबा चलेगा, 2 हफ्ते तो चलेगा या जो डेडलाइन है या उससे पहले टूट जाएगा, क्योंकि हमले तो आज से ही शुरू हो गए सीज फायर के ऐलान के साथ ही। और तीसरा पहलू है कि सीज फायर हुआ कैसे। उसमें आती है हमारी मित्र आरजू काजमी। आरजू जी, जब सीज फायर हुआ तो उसे लेकर भाई पाकिस्तान खलीफा बना हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीज फायर कराने को लेकर ट्रोल ज्यादा हो गए शहबाज शरीफ।
पोस्ट गलत कर दिया उन्होंने। अब लोग कह रहे डिक्टेशन मिली उन्हें अमेरिका से, क्या करना है कैसे करना है। आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 आ गई आवाज। जी मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं उनको जो है वो डिक्टेशन मिला है या फिर वो एआई से बनी हुई कोई पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है। क्योंकि जब तक मैंने देखा था उस वक्त ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी या जो घूम रही थी वो मुझे नजर नहीं आई। मेरे पास जो पोस्ट आई शहबाज शरीफ की उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर डायलॉग हो जाए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में आके बात करेंगे तो इजराइल का क्या होगा, इसलिए कि इजराइल के साथ ही तो लड़ाई चल रही है। तो क्या इजराइल की तरफ जो लीडर्स हैं क्या उन्हें भी वेलकम किया जाएगा, क्या उन्हें भी बुलाया जाएगा, जो कि होना चाहिए। उनके बगैर इस डायलॉग जो है उसकी कोई मैं नहीं समझती कि कोई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि असल लड़ाई तो इजराइल के साथ चल रही है ईरान की, और उन्हीं के बगैर अगर ये टॉक चलती है तो फिर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला। अरे ये बड़ी बात कह रही हैं आरजू जी, कह रही हैं असल लड़ाई तो इजराइल के साथ है, अगर वही सीज फायर नहीं कर रहा है तो अमेरिका से सीज फायर करके क्या मिलेगा, ये लड़ाई तो चलती जाएगी। आरजू जी मैं एक बार जरा मैं आपके वापस आ रही हूँ। आरजू जी एक बार वापस आ रही हूँ। आरजू जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। मैं ये बता लूं कि अक्सर जो डिलीट बटन पर कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है जब विचार उधार के होते हैं। अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है क्या, जो आरजू जी जिसका जिक्र कर रही थी कि वो पोस्ट मुझे नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील में पाकिस्तान की कैसे किरकिरी हुई है, ये सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ ट्रोल होने लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट इस बात के लिए चर्चा में है कि आखिर पाकिस्तान पर कंट्रोल किसका है। सीज फायर की घोषणा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज शरीफ ने, जो मैं आपको दिखा रही हूं, एक पोस्ट डाला। ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाने की अपील उन्होंने अपील की थी। ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की भी अपील की थी। लेकिन ये पोस्ट तुरंत विवादों में आ गया क्योंकि यूजर्स ने देखा इसके टॉप पर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। इसी के साथ ये सवाल उठने लगे कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद अपना संदेश ड्राफ्ट नहीं कर सकता तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति आउटसोर्स की गई है। तो अब आप सोचिए कि क्या ये आउटसोर्स की गई है। अब इसे लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं। अब एक और बार बयान आया आरजू जी डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही। लोगों ने उनसे पूछा कि सीज फायर के पीछे आपको लगता है चीन का हाथ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे लगता है चीन ने ही इसको आगे बढ़ाया है, जिसके बाद ये बात बढ़ी है। अब ये उनका बयान चलने लग गया कि वाकई ये चीन की वजह से हुआ है क्या, और पाकिस्तान सिर्फ श्रेय ले रहा है, या फिर उसे कहा गया है कि श्रेय लीजिए, क्योंकि अगर चीन लेगा तो वो एम्बैरेसमेंट शायद अमेरिका के लिए भी हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि ये सब कुछ जो है वो चाइना के कहने से हो रहा है, इसलिए कि चाइना एक बड़ी कंट्री है और ईरान के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। बीच में पाकिस्तान के भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो भी चाइना गए थे और शायद कोई बातचीत इस किस्म की चली हो और पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही काम हो कि हमारे यहाँ जो है वो आकर फ्राइडे को ये मीटिंग होगी, और कहाँ तक जाती है क्या बात होती है वो अलग है। लेकिन ये बात तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दी है, पाकिस्तान ज़ाहिर इनकार नहीं कर सकता कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे जो है वो चाइना ही है। बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं इसी पर आना चाह रही हूँ। जरा एक बार धीरज जी के पास जाएंगे और मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगी। जरा ये पूछूंगी कि इसके पीछे था कौन। रिजवी साहब, आपको लगता है कि चाइना का एक रोल रहा इसमें, क्योंकि चाइना और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं और चाइना इस बात को समझ रहा था, भले ही उनके शिप्स जा पा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये भी हमने देखा, लेकिन एक अर्थव्यवस्था पर वैश्विक रूप से बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जी देखिए, पहले तो मैं अभी यहाँ जो बात हुई कि ईरान के ऊपर बम मार देते, मदर ऑफ ऑल बम्स, तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे आपके जो पैनलिस्ट हैं, वो जो खूंखार चेहरा है, खून बहाने वाला, वॉर क्राइम्स करने वाला, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ अभी कि हम बहुत बड़े बड़े बम मार देते। कहाँ पे बम मार देते? सिविलियंस स्ट्रक्चर पे मार देते। वॉर क्राइम, ये यूएस का प्रेसिडेंट बार बार वॉर क्राइम कर रहा है और उसको आके पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम बहुत बड़े बड़े वॉर क्राइम करेंगे, और इस पे आपके पैनलिस्ट जो हैं वो खुशहाल हो रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बम है कि हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरी बात, ह्यूमन चेन बनाई गई, ये खुद से लोगों ने यहाँ बनाई। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं था, गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आगे ह्यूमन चेन बनाए, लोग आए मैदान में। 40 दिनों से लोग यहाँ सड़कों पे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने निजाम की दिफा के लिए। लोगों ने खुद से आके दिफा की, और इसमें आके हंसी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इलीगल है, आके लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं। वॉर क्राइम करने का इतना ज्यादा नशा हो चुका है यूएस को कि अब ये नशा उतरेगा। आपने जो बात कही कि चीन का क्या रोल
रोल है। देखिए शुरू से लेके 3 हफ्ते से निगोशिएशंस की भीख कौन मांग रहा है, निगोशिएशन की बार बार कौन बात कर रहा है। ट्रंप की तरफ से बार बार आ रहा है निगोशिएशन कर लो नहीं तो 48 घंटे में मार देंगे, तो 10 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, 8 बजे का टाइम है। ये सारी बात बता रही है कि यूएस ने पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से आके गुहार लगाई है कि किसी तरीके से तुम इस जंग में हमें सीज फायर करके बाहर का रास्ता कर दो, हम सरेंडर करने को तैयार है। तो ये जो पूरा सेटलमेंट हुआ है सीज फायर, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सीज फायर नहीं है, यहाँ पे आके मैदान चेंज हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान जरूर पढ़े, आपके सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शक पढ़े, आप भी पढ़े। उन्होंने वादे तौर से कहा है ये सीज फायर नहीं है, हमने मोहलत दी है अमेरिका को कि हमारी शर्तों को मान के। रिजवी साहब, आप दो बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वॉर क्राइम का दोषी डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बार बार डील की भीख कौन मांग रहा था, भीख। तो ये दोनों ही बातें बड़ी हैं और मैं इसी पर आना चाह रही हूं कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहे थे इस डील की? प्रभुदयाल जी, पहले आपका असेसमेंट लूंगी क्योंकि एक आउटसाइड असेसमेंट जरूरी है इस पर। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप उस पोजीशन में पहुंच गए थे कि वो भीख मांग रहे हैं इस डील की? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अमेरिका की पब्लिक नहीं चाहती थी कि ये युद्ध चलता रहे, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक रूट लिया कि ऑफर करें सीज फायर का। लेकिन जिस तरह से दोनों साइड्स ने जो शर्तें रखी हैं, जो उनके पक्ष हैं, इतनी दूरी है उनमें कि कैसे कोई डील हो सकती है। देखिए, जो ईरान ने 10 पॉइंट प्लान रखा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट भी अमेरिका को मंजूर होगा। इसी तरह से जो अमेरिका ने शर्तें रखी वो ईरान को नहीं मंजूर है। तो दोनों में इतना फासला है कि ये कहना कि डील हो जाएगी ये बहुत मुश्किल है। उम्मीदें जरूर लगी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर जरूर है विद इन अमेरिका कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध खत्म किया जाए। इसी वजह से वो डील की क्या ऑफर करते हैं। अब मैं ये बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि आज जिस मकसद से ये डिबेट हो रही है वो यही समझने के लिए कि क्या इन 2 हफ्ते तक ये सीज फायर चलेगा। धीरज जी, उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, यानी कि वो क्या ऐसे शर्तें हैं जिनके चलते 2 हफ्ते तक सीज फायर चल पाएगा अमेरिका की तरफ से? दो टॉप चीजें हैं। एक तो है हरमुज को प्रॉपरली पूरी तरीके से खोल देना, नॉट ओनली फॉर फ्रेंडली। दूसरी मतलब बात सबके लिए हॉर्मुज खुल जाए पूरी तरह। एग्जैक्टली। दूसरी बात जो आ रही है वो है डी माइनिंग, जहाँ पे माइंस लगा रखी हैं। हरमुज का बहुत नैरो स्ट्रेट है, 1.5 माइल का, वो हटा। और तीसरी है हमारे जो अलाइज हैं उनके ऊपर अटैक्स बंद होना। अलाइज मतलब इजराइल, जहाँ और खाड़ी देश, सऊदी, यूएई, खाड़ी देश। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और जो एक बड़ी शर्त लगाई है ईरान ने, ये बात बिल्कुल सही आपके कुछ पैनलिस्ट ने बोली है, आई एग्री विद दैट, कि इजराइल का अमेरिका का कंट्रोल कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी हमारे मीडिया चैनल्स भी इस पे बात कर रहे हैं कि क्या नेतन्याहू हमारी कोई बात सुनेंगे, क्योंकि लेबनान का जो लाती रिवर है वो 15 से 20 माइल एरिया है रेडियस का, जिसके अंदर वो घुस चुके हैं और उसको बफर जोन बनाएंगे। उसको वापस मुझे नहीं दिख रहा वो मिलेगा, तो वो एक बड़ा इशू क्रिएट होगा। और इजराइल में नेतन्याहू, ये बिल्कुल सही बात है, उनकी पोजीशन काफी वीक है। जुडिशरी उनके पीछे बहुत हाथ धो के इस टाइम पड़ी हुई है और वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं अपनी पब्लिक को कि उन्होंने कुछ लेजेंडरी काम किया है। और नेतन्याहू के ऊपर अमेरिका में भी बहुत लोगों का लांछन है और बहुत यहाँ पे रिजेंटमेंट है। मैं इस टाइम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूँ। देखिए, आपने जो शर्तें बताई है धीरज जी, मैं उन शर्तों पर एक बार रिजवी साहब के पास जा रही हूँ। रिजवी साहब, हॉर्मुज खुलेगा सबके लिए, हॉर्मुज खुलेगा बिना शर्त, न सिर्फ मित्रों के लिए यानी दोस्तों के लिए बल्कि सबके लिए। डी माइनिंग होगी, माइंस हटाएंगे आप लोग? ये सुचित्रा जी, मैं तीसरी बार फिर आप मेरे पास आई, मैं फिर तीसरी बार यहीं से कहूंगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा स्टेटमेंट पढ़ें। उन्होंने पूरी क्लियर कहा है कि हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान की आर्म फोर्सेस चेक करेंगी कौन उसमें से जो मित्र देश हैं, कौन उसमें से होस्टाइल नेशन है। ये पूरी बात क्लियर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट पढ़ा जाए,
इससे पहले कि मैं हॉर्मुज पे आऊं, मैं ये कहूं कि ये जंग शुरू क्यों की गई थी? क्या ये जंग सुनिए नहीं रिजवी साहब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रिजवी साहब सुनिए हॉर्मुज को लेकर जो कहा है मैं उसे जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जब अराक्ची साहब कहते हैं कि सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस, तो ये टेक्निकल लिमिटेशंस क्या हैं? यानी कि वो क्या टेक्निकल लिमिटेशन है जिनके जरिए आप इन्हें जाने देंगे, ये नहीं लोगों को पता। इसीलिए लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जा पाएंगे जहाज कि नहीं जा पाएंगे। कहना चाह रहा हूं, ये मैं ही हाईलाइट करना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ दिया कि कंट्रोल हॉर्मुज का ईरान के हाथ में रहेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस पे कोई भी नेगोशिएशन, इस पे कोई भी बातचीत की बात नहीं है। 10 शर्तें जो ईरान ने रखी है उसमें एक इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है। टेक्निकल क्या हो सकता है कि एक साथ कितने जहाज निकल सकते हैं, क्या निकल सकते हैं वो मुझे नहीं पता, वो लोग जब जुजियात में जाएंगे क्या डिटेलिंग है वो नहीं पता, लेकिन असल बात ये है कि ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रहेगा इस जंग के बाद। और ये सबसे बड़ी हार है ट्रंप की, क्योंकि बार बार उन्होंने जो ट्वीट की शुरुआत की आज वो ये कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, यानी खुद फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर झूठ बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के हिसाब से चलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है ईरान का स्टैंड और पूरी दुनिया इसको देख रही है। यूरोपियन नेशन भी इसको समझ रहे हैं, ईरान के जो मित्र देश है वो भी समझ रहे हैं कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कुछ भी लेके गुजरना है, तेल गैस कोई भी सामान, तो हमें ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ईरान की शर्तों पे यहाँ पे मूवमेंट होगा। अब वो क्या होगा, कैसे उसकी डिटेलिंग है, क्या उसका कानून बनेगा, वो धीरे धीरे ईरान जो है बताएगा आने पे। ठीक है, अब मैं ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो कह रहे समझौता सही नहीं रहा तो दोबारा जंग शुरू करना बेहद आसान है, हम किसी भी समय वापस युद्ध में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और शर्तें नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे ईरान। ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर तो कर रहे हैं लेकिन उस सीज फायर के बटन के साथ साथ उन्होंने अपनी मिसाइल के बटन पर भी हाथ हटाया नहीं है, यानी वो हमले अभी भी हो सकते हैं। मेरा मानना यह है आरजू जी, जब शहबाज शरीफ कहते हैं 10 अप्रैल को आएंगे और यहाँ प्रतिनिधि बैठेंगे हमारे देश में और बात करेंगे और इस पर प्लान होगा, क्या है वो प्लान भाई? 10 अप्रैल को क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज के लोग आएंगे, अमेरिका से भी और ईरान से भी, और उनकी मीटिंग करवाई जाएगी और बात करवाई जाएगी कि किसी तरीके से ये वॉर जो है ये और आगे टल जाए। लेकिन 2 वीक्स के बाद क्या होगा ये तो शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि फिर वही बात आ जाती है कि इजराइल जो असल में इस जंग में है और जो असल में ये लड़ाई लड़ रहा है उसकी तरफ से कोई नहीं आएगा, उस कंट्री से कोई यहाँ पर नहीं आएगा। और अगर आएगा तो क्या पाकिस्तान वेलकम करेगा? क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इजराइल नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी दुनिया में घूमते रहे। तो ये एक बड़ी मुश्किल सी के लिए सिचुएशन है। हालांकि होना ये चाहिए था कि यहाँ पर इजराइल से भी लोगों को इनवाइट किया जाता और तब ये मीटिंग होती। फिर ये हो सकता है क्या पाकिस्तान न्योता भेजे इजराइल वालों को कि आइए हमारे देश में यहाँ बैठक कीजिए? डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इजरायली नुमाइंदों को भेज रहे हैं तो फिर तो आपको बिठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उस वक्त हम कह देते कि जी हम तो जंग रुकवाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन बात फिर वही है कि जो तीसरी पार्टी है या दूसरी कंट्री है जो इस वॉर में है, उसके बगैर ये डायलॉग कहाँ तक पहुंचेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एयर कॉमोडोर बहल के पास एक बार जा रही, धीरे जी आ रही हूँ। एयर कॉमोडोर बहल, ये जो बात आरजू जी ने कही कि जो तीसरी पार्टी है इजराइल के बिना ये मुमकिन नहीं है, क्या इजराइल इस युद्ध विराम से खुश नहीं है? दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं, लेकिन ये समझौता लेबनान में लागू नहीं होगा। इस समझौते के कुछ ही देर बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले भी शुरू कर दिए। अब इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर लेबनान में धमाके नहीं रुके तो वो इजराइल पर पलटवार करता रहेगा। अब मुझे ये बताइए कॉमोडोर, इजराइल को क्या ट्रंप रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, या वो उनके रोकने पर भी नहीं रुकेगा? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहूंगा कि इस समय ना ईरान चाहेगा कि लड़ाई आगे बढ़े, जितनी हिसाब से तबाही ईरान के अंदर हो चुकी है, ना ही अमेरिका चाहेगा कि ये लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि इस समय ट्रंप की रेटिंग 27% तक गिर चुकी है। और साथ में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं दोनों हाउस में, चाहे वो कांग्रेस है या सेनेट है, दोनों में वाइप आउट ना हो जाए रिपब्लिकन पार्टी। इस बात की आशंकाएं लगाई जा रही है और अगले प्रेसिडेंट का भी बहुत क्लियरली हो रहा है कि वैंस
पेंस साहब बुरी तरह से हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रेशर है अमेरिका और ट्रंप के ऊपर इस युद्ध को रोकने का। ये दो पार्टीज जो मेन है वो चाहती हैं कि युद्ध रुके, लेकिन जो तीसरी पार्टी है इजराइल, नेतन्याहू, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस युद्ध को कंटिन्यू रखना चाहता है और उसकी सहमति होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए अब जब ट्रंप को लग रहा है कि उसकी गद्दी जा रही है और ट्रंप को यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको देखा जाए कि ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी एकदम खत्म हो गई है, हो सकता है कि इस बार ना वो ज्यूज के प्रेशर में आएंगे, ना वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्रेशर में आएंगे, लेकिन इस बार वो पूरा का पूरा प्रेशर लगाएंगे नेतन्याहू के ऊपर कि इस युद्ध को बंद करो। और यही एक रास्ता है और मुझे लग रहा है कि वो करेंगे जरूर। और अब बात भी बन सकती है अगर दोनों साइड से थोड़ी ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, दोनों साइड से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, इसमें सबसे एक और बड़ा प्लेयर इजराइल है। इजराइल के इसमें युद्ध विराम न मानने से क्या सिचुएशन खराब हो सकती है? मैं रिजवी साहब ये जरा बताइए, अगर इजराइल लेबनान में हमला जारी रखेगा, ईरान कह रहा है लेबनान भी शामिल है इस सीज फायर में, लेकिन वहां हमले हो रहे हैं, तो अब अगला कदम क्या होगा ईरान का? कल, परसों, 2 दिन बाद? जी देखिए, इजराइल जो है, इजराइल ने किस तरह से ट्रंप को अपने कब्जे में किया हुआ है, अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ये इसकी एक और मिसाल है। एक तरफ तो ये बात हो रही है, ट्रंप ने आके ट्वीट किया कि हम जो है बातचीत करना चाह रहे हैं, हमने शर्तें मान ली है ईरान की, जिसमें से एक शर्त यह है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के किसी भी हिस्से के ऊपर अटैक नहीं होगा। तो जाहिरन दुनिया, आपके सारे पैनलिस्ट इस चीज को कह रहे हैं और बिल्कुल वाज़ेह सी क्लियर बात है कि इजराइल कहीं से भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके, क्योंकि उसको मालूम है कि शर्तों में एक शर्त जो है वो ये कि वेस्ट एशिया से यूएस की फोर्सेस जाएंगी। और इजराइल के लिए ये बहुत ही मसलन बुरी खबर है कि अगर यूएस फोर्सेस यहाँ से निकल जाती हैं तो फिर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात आएगी, फिर फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, फिर वहां पे रेफरेंडम होगा और इजराइल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो अपाराइट का सिस्टम है, जो जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीनियों का, ये पूरा सिस्टम खत्म होगा, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स होगा और सही मानों में तख्ता पलट जो है वो इजराइल के अंदर होगा। फिलिस्तीन और इजराइल की जो यहूदी हैं, जो पहले से वहां के बाशिंदे हैं, जो कि ईरान का ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हकीकी बाशिंदे हैं फिलिस्तीन के, वो लोग मिलकर रेफरेंडम करेंगे कि किस तरह की हुकूमत यहाँ बननी चाहिए। तो क्योंकि नेतन्याहू इस चीज को जानता है, वो देख रहा है कि अगर यूएस का सपोर्ट हमसे खत्म हो गया, क्योंकि इजराइल एक प्रॉक्सी है यूएस की, वेस्ट एशिया में यूएस की प्रॉक्सी का नाम इजराइल है, वेस्ट एशिया से यूएस गया तो इजराइल और इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जिसने पूरे मंतके में, पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में तबाही मचा रखी है, लोगों की जान से खेल रहा है। गाजा के अंदर 40,000 बच्चों का खून बह गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वजह से नेतन्याहू, देखिए इससे तो बड़ा क्लियर है, इससे बड़ा क्लियर लग रहा है मुझे कि अगर इजराइल नहीं रुका तो ये सीज फायर भी नहीं टिक पाएगा। ये बड़ा क्लियर है, ये सीज फायर नहीं टिक पाएगा। लेकिन ईरान के लिए देखिए रिजवी साहब, ईरान भले ही इसको अपनी जीत की तरह प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ईरान पर भी दबाव था, इस बात से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। अगर दबाव नहीं होता तो आप लोग डील की टेबल पर नहीं आते। दबाव था क्योंकि आपके यहां पर हमले हो रहे हैं और आपके यहां तबाही के बार बार वो एक तरह से वो बार बार धमकी दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और उससे बचने के लिए आपको डील पे आना पड़ा, डील की मेज में आना पड़ेगा। मैं आपको जरा एक बात बता रही हूं, अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने युद्ध विराम सीज फायर पर, पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है जरा मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। वो कह रहे हैं युद्ध विराम के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा था। अब भी अमेरिका की मुट्ठी में है ईरान की किस्मत। 47 साल पुराने आतंकी शासन का हमने अंत किया है। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, अब भी अमेरिका की मुट्ठी में ईरान की किस्मत है, यानी हमने आपको ऐसे पकड़ रखा है, आपकी गर्दन पकड़ रखी है। क्या उनका यह कहना सही है? मुझे नहीं पता, जब डील की बात हो रही होती है तो इस तरह की भाषा कितनी सही है, लेकिन वो कह यही रहे हैं रिजवी साहब कि आपकी गर्दन हमने जकड़ी हुई। रिजवी साहब जी, इसे मैं कहता हूं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी जो ऐठन है यूएस के रक्षा मंत्री की, वाकई में लग रहा है कि या तो वो सो के उठे हैं, उन्होंने देखा नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, और या तो उनको भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो है उनको भी जो है दौरे आते हैं, वो भी जो है पागलपन का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह से यहाँ सीजफायर की बातें चल रही हैं, 10 शर्तें जो ईरान ने रखी हैं, उस पे आके ट्रंप ने
अब रिजवी साहब, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें यही भाषा पसंद नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, आप प्लीज कंप्लीट करिए। लेकिन जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं वो कहते हैं उन्हें यही भाषा पसंद नहीं है, और ईरान बार बार उनके ऊपर इसी तरह के तंज भरे और इसी तरह के हमले कर रहा है, अपनी अलग अलग एम्बेसीज के जरिए कर रहा है। जब वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप और बोलिए, हम बोर हो गए, जब वो कह रहे हैं ट्रंप हॉर्मुज की चाबी खो गई है, तो वो तंज कस रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को यही पसंद नहीं। जी, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये ईरान की मीम मिसाइल हैं जो ट्रंप के ऊपर पड़ रहे हैं, और ट्रंप और उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बौखलाया हुआ है इन मीम मिसाइल से। हरकतें इन लोग की ऐसी हैं। देखिए, पहले ट्रंप खुद ट्वीट करते थे, दुनिया आगे बहस करती थी, ट्रंप ने ये कह दिया वो कह दिया। अब ट्रंप जो है अब्बास आरागची साहब के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, कभी किसी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो जो ट्वीट करेंगे अब दुनिया तो सही नहीं मानेगी, दुनिया उनको सीरियस नहीं लेती, मजाक बनता है, मीम बनता है, इस तरह की बात कि आप कुछ बोलिए, हम लोग बोर हो रहे हैं। और इसी कैटेगरी में हेक्सेट साहब भी चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ईरान को सबक सिखा दिया। मैंने अभी आपके चैनल पे देखा, ईरान को सबक सिखा दिया, हमने जो है ये कर दिया, गर्दन पकड़ ली। तो इस तरह भाषा से समझ में आ रहा है कि हकीकत की दुनिया से हेक्सेट साहब, ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हकीकत की दुनिया से अलग है। एलिस इन वंडरलैंड देख रहे थे लोग और एकदम से ट्विटर पे आके ट्वीट करने लगते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन में अमेरिका है अब उसको ये सीज फायर जो उसने किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान ने मोहलत दी है कि तुमको 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं, शराफत से हमारी शर्तों को कबूल करके वेस्ट एशिया से निकल जाओ, नहीं तो हम इसी तरह से तुम्हारी इंटरेस्टेड के ऊपर हमले करते रहेंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछूंगी और एयर कॉमोडोर से ही पूछूंगी। अमेरिका की शक्ति, ये देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कहा जाता है। लेकिन एयर कॉमोडोर ये बताइए कि क्या वाकई अमेरिका मिलिटरीली, मतलब सैन्य रूप से उसको नुकसान पहुंचा है कि वो पीछे हटे? देखिए, $900 बिलियन का जिसका डिफेंस बजट हो, जो इंक्रीज करके $1.5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कर रहा हो, तो और जिसके पीछे पूरा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कर सकता है, वेपन्स का प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, 1.5 गुना कर सकता है। तो ये कहना कि अमेरिका के सामने ईरान बहुत बड़ी कोई थ्रेट था, मिलिटरीली बात कर रहा हूं मैं अमेरिका की इनविंसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ, जो उनकी साख के ऊपर डैमेज हुआ है। लेकिन यस, मिलिटरीली अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये जो मिलिट्री है ये एयर पावर सेंट्रिक है, और एयर पावर सेंट्रिक मिलिट्री आप डैमेज बहुत कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि आप रेजीम चेंज करा दोगे वो होने वाला नहीं है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने लिया था, अमेरिका की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों में डिग्रेडेशन हुआ है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है एयर डिफेंस सिस्टम्स की, उसके अंदर 6 थर्ड सिस्टम इन्होंने साउथ कोरिया से मूव किए है, 2 जर्मनी से पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी सिस्टम मूव किए है। इसका मतलब है काफी हद तक डैमेज उनके रेडार्स और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पे हुआ है। तीसरी चीज इसी के अंदर आती है, जो इन्होंने इनका मिसाइल इंटरसेप्टर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल है, 1 साल के अंदर उसको बढ़ा के भी 1000 कर दें तो इस समय वो बहुत कम स्थिति पे आ गए होंगे, चाहे वो पैट्रियट का है या थर्ड के सिस्टम्स है। वही सिचुएशन अब इजराइल की भी हो रही है। आप देखिए, इजराइल इस समय आयरन डोम से रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, उसके पास उतने इंटरसेप्टर्स ही नहीं है कि हर रॉकेट को वो इंटरसेप्ट कर सके। और जितनी सक्सेस आज मिसाइल्स कर रही हैं या रॉकेट्स कर रहे हैं इजराइल के अंदर, देखिए, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, एक नैरेटिव वॉर भी साथ में चल रही थी, और उस नैरेटिव वॉर में मुझे नहीं पता ये जंग जीता कौन है और कौन हारा है, लेकिन उस नैरेटिव वॉर में ईरान जरूर जीता है। जो उन्होंने मीम फैक्ट्री कही वो वाकई चल रही थी। उन्होंने ये दिखाया है कि हम मतलब आपको सबसे शक्तिशाली देश को हिलाकर रख सकते हैं। तो ये नैरेटिव वॉर जो जीता है ईरान, पर उसके पीछे मैं एक बार ये पूछूंगी धीरज जी से। धीरज जी, जरा बताइए, आपको लग रहा है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, खासकर उन बयानों को लेकर जो बार बार अब ईरान से आ रहे हैं, वो कभी भी भड़क सकते हैं? हम जानते हैं वो मर्क्यूरियल हैं, वो कब क्या कहेंगे, क्या फैसला लेंगे, किसी को नहीं पता होता। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पेशेंटली सबको वेट करके सुन रहा हूं, तो प्लीज गिव मी 2 मिनट। नहीं, सब आपको भी सुन रहे हैं धीरज जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, प्लीज, बिकॉज यू वेंट अराउंड ट्वाइस द राउंड, सो आई मिस्ड इट।
लेकिन ये जो ईरान से हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, रिस्पेक्टफुली ये बिल्कुल ही एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरीज यहाँ गढ़ रहे हैं। अब आप रुक जाइए 2-3 हफ्ते, आपको दिखेगा क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है। और ये मजाक है, $480 बिलियन की इकोनॉमी को आप $330 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हैं। हंस लीजिए जितना हंसना है आपको, वहाँ पे ज़्यादा देर हंसी नहीं रहेगी आपकी। दूसरी बात ये है, ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा है ट्रूस के लिए, व्हाट अ जोक। तीसरी, अब ओके दैट्स ओके, आप हंसिए। तीसरी बात ये है कि वहाँ पे इकोनॉमी का क्या हाल है ये हमें सबको पता है। हमें ये भी पता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। ये ट्रूस एक डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है सिविलाइजेशन के लिए। और जो अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने बात की, मैं उस पर बताना चाह रहा था। देखिए, आपने मुझे समय नहीं दिया। जो लॉकहीड मार्टिन यहाँ कंपनी है, हमारे फ्रेंड्स हैं उसके एनालिस्ट, और उसके अंदर अभी इस टाइम 400% इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी एज ऑफ टुडे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 2000 पर ईयर की है। लेकिन जो ईरान के ड्रोन्स हैं फहीद, जो $25,000 का ड्रोन है, इकोनॉमिकल वॉरफेयर अगर आप पकड़िए तो 4 मिलियन लगते हैं उसे नीचे लाने में, तो उनका तकरीबन 10 से 15,000 है, तो सुपीरियोरिटी है। लेकिन अब नई फैक्ट्रीज, अरे धीरज जी, बात यही तो हो रही है कि सुपीरियोरिटी इतनी ज्यादा है तब भी हमें डील की मेज पर आना पड़ रहा है। और तब भी नहीं, मैं प्लीज, हाँ, तब भी हमें डील की मेज पर आना पड़ रहा है धीरज जी। और ये सीधी बात ये है कि युद्ध में किसी की जीत या हार नहीं होती है, युद्ध में नुकसान होता है, और नुकसान सब तरफ का हो रहा है। आपके साथ साथ बाकी देश भी पिस रहे हैं। सिर्फ अमेरिका और ईरान की क्यों बात करूं मैं, क्या बाकी देशों में हल्ला नहीं हो रहा है इसका लेकर? मैं एक बार जरा आरजू जी के पास जाऊंगी। आरजू जी, मुझे बताइए, पाकिस्तान को लेकर कुछ मीम्स चल रहे हैं, और पाकिस्तान को लेकर जो मीम्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं चलो भाई थोड़ी देर सीजफायर करा ले, जल्दी जल्दी अब जहाज निकाल लो, जल्दी जल्दी यहाँ पर सिलेंडर मंगवा लो। वो ये सब इसलिए नहीं, मैं मजाक की, ये भले ही हंसी मजाक का विषय हो, लेकिन इन सब का असर पड़ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये सीजफायर हो जाए या लंबा चले और ये वॉर को रुकवाया जा सके। जहां तक पाकिस्तान कर पा रहा है वहां तक कर रहा है। जाहिर है कि ऐसा नहीं कि हमारे कहने से डोनाल्ड ट्रंप या ईरान कोई भी हमारी बात सुनेगा, लेकिन जितनी कोशिश की जा सकती है वो तो पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है। और जाहिर है कि उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो गया, पाकिस्तान की बात सुन ली गई, तो फिर गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी फिर बताएगी कि देखें जी, ट्रंप तो हमारी बात सुन रहे हो, सबसे पहले आप ही लोगों को बताने शुरू कर देंगे। तो शायद इस वजह से भी ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये सीजफायर जो है वो हो जाए या लंबे अरसे तक चले, क्योंकि जंग में देखिए, जब आप बात कर रही हैं आरजू जी, तो मैं वो मीम्स चला भी रही हूँ स्क्रीन पर जो पाकिस्तान के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक युद्ध से नुकसान हर किसी को होता है, सिर्फ उन 2 देशों को नहीं जिनके बीच में युद्ध हो रहा है। और इसीलिए दुनिया भर इसी आस के साथ आज सुबह जगी थी कि युद्ध में कोई बड़ा हमला ना हो, सीज फायर हुआ है, लेकिन कितने दिन तक चलेगा अब लोगों की निगाहें इस पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।